हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे एमए फर्स्ट सेमेस्टर पेपर हिस्टोग्राफी कॉन्सेप्ट मेथड्स एंड टूल्स में टॉपिक इतिहास का प्राच्य संस्कृति विशारद उपागम या दृष्टिकोण या प्राच्यविद दृष्टिकोण। इतिहास का प्राच्यविद दृष्टिकोण। तो शुरू करते हैं क्या होता है। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं इतिहास का राष्ट्रवादी उपागम और साम्राज्यवादी उपागम और इतिहास का मार्क्सवादी उपागम या दृष्टिकोण दोनों एक ही बात है। अब देखते हैं प्राच्यविद उपागम क्या होता है, जो कि काफ़ी बार परीक्षा में पूछा जाता है और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखते हैं। प्राच्य संस्कृति विशारद अथवा प्राच्यविद प्रायः उन यूरोपीय विद्वानों को कहा गया है जिन्होंने प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति के अध्ययन में रुचि ली। यानी जो यूरोपीय विद्वान थे उन्होंने भारतीय इतिहास संस्कृति में अध्ययन में रुचि ली, उन्हें प्राच्यविदीय यूरोपीय विद्वानों को कहा गया। 18वीं सदी से भारतीय इतिहास एवं संस्कृति के प्रति यूरोपियन विद्वानों ने रुचि लेना आरंभ किया। 18वीं सदी से 15वीं शताब्दी में यूरोप का भारत के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न यूरोपीय विद्वान और मिशनरी एशियाई इतिहास एवं संस्कृति के प्रति आकर्षित हुए। 15वीं शताब्दी यानी 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा बाहर आता है, तो पुर्तगालियों के साथ हमारे यूरोप के साथ व्यापार हो गया था। शुरू उस समय ईसाई मिशनरियाँ आई, यूरोपीय विद्वान आए, एशिया में इतिहास संस्कृति के प्रति आकर्षित हुए। प्रारंभिक दौर में यूरोपीय विद्वानों का ध्यान भारत के विशेष संदर्भ में विशेषतः संस्कृत एवं फारसी भाषा के अध्ययन की ओर आकृष्ट हुआ। 18वीं शताब्दी के अंत में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के साथ ही व्यवस्थित तौर पर प्राचीन भारतीय संस्कृत ग्रंथों, मुख्यतः वैदिक ग्रंथों के अध्ययन और अनुवाद के कार्य में तेजी आई। आगे बढ़ेंगे। (1765) ईस्वी में बंगाल और बिहार पर जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित हुआ तो शासकों को हिंदुओं के उत्तराधिकार की न्याय व्यवस्था करने में कुछ कठिनाइयां सामने आईं। परिणामतः 1776 ईस्वी में मनु स्मृति का अंग्रेजी अनुवाद अ कोड ऑफ जेंट लॉज के नाम से किया गया। इस प्रकार प्राचीन भारतीय रीति रिवाज और कानूनों को समझने का प्रयास किया गया। आचार्य द्विवेदी के अनुसार इसे देखकर यूरोप के विद्वानों में खलबली मच गई। उन्होंने कहा, जिस जाति के ज्ञान भंडार में ऐसी ऐसी पुस्तकें विद्यमान है उसका भूतकाल बड़ा ही उज्जवल रहा होगा, उसमें ऐसे ऐसे न मालूम कितने ग्रंथ पढ़े होंगे। अतः इस जाति के पूर्व इतिहास से परिचय प्राप्त करने से अनेक लाभ होने की संभावना है। यानी काफ़ी जो इतिहास यूरोपीय विद्वान जो इतिहासकार थे वो जैसे भारतीय संस्कृति को काफ़ी निम्न स्तर की संस्कृति मानते थे या भारतीय को हे की दृष्टि से देखते थे। जब उन्होंने ग्रंथ पढ़े, उन्होंने यहाँ की संस्कृति के बारे में जाना, तो उन्होंने देखा काफ़ी उज्जवल रही होगी यहाँ की संस्कृति। इस प्रकार की संभावना से प्रेरित होकर सर विलियम जोन्स 1746 से 1794 ईस्वी ने तत्कालीन गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग की सहायता से कलकत्ता में 15 जनवरी 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्था ने एशिया खंड के इतिहास, साहित्य, स्थापत्य, धर्म, समाज और विज्ञान आदि विषयों के संबंध में खोज करना अपना उद्देश्य निश्चित किया। प्राच्यविदों में सर विलियम जोन्स का नाम अग्रणी रूप से लिया जा सकता है। सन 1783 ईस्वी में विलियम जोन्स फोर्ट विलियम के प्रधान न्यायाधीश पद पर नियुक्त हुए थे। न्यायाधीश के रूप में इन्होंने अनुभव किया कि प्राचीन भारतीय सामाजिक परंपराओं एवं रीति रिवाजों को समझे बिना भारतीय न्याय व्यवस्था का सुचारू संचालन संभव नहीं है। अतः उन्होंने प्राचीन भारतीय संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन के साथ साथ उनके अनुवाद की भी आवश्यकता अनुभव की। उन्होंने की कि समझने से साथ कार्य नहीं चलेगा, इसका अनुवाद भी हमें करना पड़ेगा संस्कृत से। फलस्वरूप विलियम जोन्स ने 1789 ईस्वी में कालिदास के अभिज्ञान शकुंतलम नाटक का अनुवाद अंग्रेजी में किया। मनुस्मृति एवं अभिज्ञान शकुंतलम के अंग्रेजी अनुवाद ने यूरोपीय विद्वानों को काफ़ी प्रभावित किया। जर्मन कवि गेटे ने अभिज्ञान शकुंतलम की अत्यधिक प्रशंसा की है। इससे प्राचीन भारतीय संस्कृत वाङ्मय के अध्ययन एवं अनुशीलन के प्रति लोगों में उत्साह का संचार हुआ। आगे पढ़ेंगे क्या है।
सर विलियम जोन्स के अनंतर चार्ल्स विल्किंस ने संस्कृत भाषा सीखी। उन्हीं के प्रयत्न से देवनागरी और बंगला टाइप तैयार हुए। उन्होंने कुछ पुराने लेख भी ढूंढ निकाले और उन पर विवेचनापूर्ण नोट भी लिखे। 1785 ईस्वी में इन्होंने ही भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया। किसने? विलियम जोन्स, चार्ल्स विल्किंस ने। एशियाटिक सोसाइटी ने एशियाटिक रिसर्चेज नाम की एक पत्रिका भी 1788 ईस्वी में निकालना आरंभ की। सर विलियम जोन्स की मृत्यु उपरांत उनका स्थान उनके कनिष्ठ सहयोगी हेनरी कोलब्रुक ने ग्रहण किया। उन्होंने भारत के संबंध में अनेक ग्रंथ लेख लिखे। उनके द्वारा ऑन द वेदास नामक ग्रंथ एवं हिंदुओं के धार्मिक रीति रिवाज, भारतीय वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति, संस्कृत और प्राकृत भाषा, संस्कृत और प्राकृत छंद शास्त्र इत्यादि महत्वपूर्ण लेख लिखे गए। आगे पढ़ेंगे। उन्होंने इनके अलावा भी वेद, सांख्य, मीमांसा, न्याय, वैशेषिक, वेदांत, भारतीय कृषि, वाणिज्य, समाज व्यवस्था, कानून, धर्म, गणित इत्यादि अनेक विषयों पर गवेषणापूर्ण लेख लिखे। आगे पढ़ेंगे। 1804 ईस्वी में बम्बई में भी एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई। 1823 ईस्वी में लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन स्थापित हुई। महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुसार कोलब्रुक महोदय ने भारत से पहले जाने पर इंग्लैंड में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की और संस्कृत भाषा सीखने तथा भारतीय पुरातत्व का ज्ञान संपादन करने के विषय में लोगों को ऐसा चस्का लगा दिया कि वे दिन ब दिन नए नए संस्कृतज्ञ और पुरातत्वज्ञ पैदा होने लगे। यदि कोलब्रुक के सदृश प्रकांड विद्वान इस ओर ध्यान नहीं देते तो यूरोप में संस्कृत भाषा का इतना प्रचार शायद ही होता। आगे पढ़ेंगे। सर्वप्रथम विलियम जोन्स महोदय ने यह अवधारणा प्रस्तुत की कि मूलतः यूरोपीय भाषाएं संस्कृत और ईरानी भाषाओं से काफ़ी कुछ मिलती जुलती हैं। इस तथ्य से प्रेरित होकर जर्मनी, फ्रांस एवं रूस इत्यादि यूरोपीय देशों में भारतीय विद्या के अध्ययन में अत्यधिक रुचि जागृत की। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में यानी बाद में इंग्लैंड सहित अन्य यूरोपीय देशों में संस्कृत के आचार्य पद स्थापित हुए। आगे पढ़ेंगे क्या है। 1818 ईस्वी में जर्मनी के हाग विश्वविद्यालय में संस्कृत के प्रथम विभागाध्यक्ष पद पर ऑगस्ट विल्हेम वॉन स्लेगन महोदय की पदस्थापना हुई, यानी वो स्थापित किए गए पद पर उनके। इनके भाई फ्राइडरिश स्लेगल महोदय को भी संस्कृत में रुचि थी। हर्न विल्हेम नामक जर्मन विद्वान ने इन्हीं स्लेगल बंधुओं की प्रेरणा से गीता का अध्ययन किया और उसे एक उच्च कोटि के साहित्य का नाम दिया। भारतीय उपनिषद ग्रंथों का भी जर्मन भाषा में अनुवाद किया गया। प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक शोपेनहावर ने उपनिषदों को मानव बुद्धि की सर्वोच्च उपज करार देते हुए कहा कि इनका अध्ययन मेरे जीवन काल के लिए आश्वासन है और मेरी मृत्यु के लिए भी यह आश्वासन सिद्ध होगा। आगे पढ़ेंगे। जर्मनी के महान विद्वान एफ मैक्स मूलर ने भारतीय विद्या के अध्ययन को सर्वाधिक बढ़ावा दिया। उनके संपादकत्व में सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट सीरीज के 50 खंडों में बृहद पैमाने पर प्राचीन धर्म ग्रंथों का अनुवाद किया गया। यद्यपि इस सीरीज में कुछ चीनी और ईरानी ग्रंथों का भी अनुवाद भी शामिल है, परंतु मुख्यतः प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथ की ही शामिल हैं। रोमिला थापर के अनुसार जो लोग भारतीय संस्कृति के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रवैया रखते थे, उन्होंने समाज के चित्रण उन सुंदर ग्राम समुदायों के जीवन के रूप में किया है जिनकी विशेषताएं सौहार्दतापूर्ण और लड़ाकूपन का अभाव थीं। ऐसे वर्णन मैक्स मूलर के लेखन में अक्सर पाए जाते थे। आगे पढ़ेंगे। जर्मनी के प्रमुख पुराविद विंटर निट्ज महोदय ने भारतीय प्राचीनतम ग्रंथों का अन्वेषण एवं अनुवाद पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मत व्यक्त किया है कि जब भारतीय वाङ्मय पश्चिम में प्रथम बार प्रकाश में आया तब अधिकांश विद्वानों की रुचि प्रत्येक भारतीय ग्रंथ को प्राचीनतम मानने में थी। प्राचीन भारतीय वाङ्मय के प्रति बढ़ती रुचि ने यूरोपीय देशों में कोशों एवं संदर्भ ग्रंथों की रचना को भी प्रोत्साहित किया। आगे पढ़ेंगे। राय एवं बोथलिंग के अथक प्रयासों से 7 खंडों में एक विशाल संस्कृत जर्मन शब्दकोश प्रकाशित किया गया। इसी परंपरा में मोनियस विलियम्स ने संस्कृत अंग्रेजी शब्दकोश प्रकाशित किया। संदर्भ ग्रंथों के रूप में ब्लूमफील्ड का ए वैदिक कन्फर्डेस ए मैकडॉनिल
का कीथ का वैदिक इंडेक्स एक सराहनीय प्रयास था। इस तारतम्य यानी इस संदर्भ में विजय बहादुर राव का यह कथन उचित ही प्रतीत होता है कि वस्तुतः प्रारंभिक प्राच्यविदों में भारतीय विद्या के प्रति एक सहज अनुराग था। उनकी टिप्पणियों में प्राचीन भारतीय ज्ञान के प्रति उदार और प्रशंसा की भाव दिखाई देता है। उनकी दृष्टि प्राचीन भारतीय संस्कृति के प्रति सहानुभूतिपूर्ण एवं उदार थी। वस्तुतः भारतीय विद्या के प्रति अनुराग के अभाव में यह दुष्कर कार्य संभव ही नहीं था जो मैक्स मूलर, हिटेन, रॉथ, वोथलिंग आदि विद्वानों ने अपने अनुवादों के माध्यम से कर दिखाया। आगे पढ़ेंगे। रोमिला थापर ने इतिहास के प्राच्यविदीय उपागम को स्पर्श करते हुए लिखा है कि उनमें प्राच्यविदों में से जिन लोगों ने भारत संस्कृत का अध्ययन किया वे आर्य भाषा भाषी जनगण की संस्कृति के उत्साही प्रतिपादक बन गए। उन लोगों ने भारत यूरोपीय मूल स्थान तथा संस्कृत और यूनानी संस्कृतियों की समान पूर्वज परंपरा का सिद्धांत विकसित किया। आर्यों को संबंध भाषाएं बोलने वाले लोगों के समूह के स्थान पर एक जाति इकाई के रूप में देखा गया और भारत की आर्य संस्कृति तथा यूरोप की यूनानी संस्कृति की गति विज्ञान को संबंध करने की कोशिश की गई, यानी जोड़ने की कोशिश की गई। वैदिक युग को बड़ा चढ़ाकर आंका गया, देखा गया और प्राच्यविदों ने प्राचीन भारतीयों को खुशहाल ग्राम्य समाज के लोगों के रूप में देखा। आगे पढ़ेंगे। तनाव भारी बातों को नज़रअंदाज कर दिया गया और गौरव के पक्ष पर जोर दिया गया। आगे पढ़ेंगे। यहाँ रोमिला थापर का ये लिखना ही बड़ा चढ़ाकर आंका गया, नज़र अंदाज कर दिया गया, जोर दिया गया, इस बात का संकेत देता है कि प्राच्यविदों को ऐसा करने के पीछे कुछ न कुछ कारण अवश्य रहा होगा। अतः प्राच्यविदों के ऐसे लिखने के पीछे प्रेरक कारणों का भी यहाँ उल्लेख करना आवश्यक है ताकि इतिहास के प्राच्यविदीय उपागम को संपूर्णता के साथ समझा जा सके। वस्तुतः अधिकांश विद्वान बस तस्वीर के पक्ष की प्राच्यविदों ने भारतीय अतीत को गौरव मंडित किया है को देखकर प्राच्यविदों की आगे अत्यधिक प्रशंसा की है। वे प्रायः तस्वीर के दूसरे पक्ष आखिर प्राच्यविदों ने ऐसा किन हेतुओं से किया, कारणों से किया को प्रायः नजरअंदाज कर देते हैं। अतः हम यहाँ उन हेतुओं यानी कारणों का भी अध्ययन करेंगे। रोमिला थापर के अनुसार बहुत से प्राच्यविद ऐसे थे जो अपने समाज में बेगाने हो गए थे। औद्योगिकरण के फलस्वरूप यूरोपीय भौतिकवादी परिवर्तनों के प्रति उनके मन में संशय व्याप्त था और वे एक आदर्श लोक की तलाश में थे। उन्हें अपने आदर्श लोक की तलाश प्राच्य जगत की संस्कृतियों से पूर्ण होती दिखाई दी। अतः प्राच्यविदों ने भारतीय संस्कृति को आदर्श के सांचे में ढालकर उसके साथ तादात्म्य स्थापित करने की कोशिश की, जोड़ने की कोशिश की। इसके अलावा प्राच्यविदों द्वारा भारतीय संस्कृति के समर्थन का द्वितीय कारण कदाचित यह भी था कि उस समय ब्रिटेन में उपयोगितावादी दर्शन का विकास हो रहा था, जिसमें प्राच्यविदों की पूर्ण असहमति थी। उपयोगितावादियों का मानना था कि भारत में अंग्रेजों का आगमन एक दैवीय सुयोग है और भारत जैसे पिछड़े हुए देश का पिछड़ापन ब्रिटिश प्रशासन एवं कानून द्वारा ही दूर किया जा सकता है। यानी उपयोगितावादी दर्शन वालों का ये मानना था कि जैसे हम लोग जो भारत के लिए कर रहे हैं वो सब कुछ ठीक है, जैसे ईश्वर की तरफ से ही या ईश्वर के कारण ही जैसे हम लोग भारत में आए और हम जैसे जो कार्य कर रहे हैं सब कुछ अच्छा है। पर जो प्राच्यविद थे वो उनका ये मानना था कि हम उनके आगे कुछ नहीं है, वो हमसे कई ज़्यादा गुना आगे हैं। भारतीय संस्कृति यूरोप से काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और वो सब कुछ जानती है, ऐसा प्राच्यविदियों का मानना था। रामचंद्र शर्मा महोदय ने भी प्राच्यविदों द्वारा बृहत मात्रा में प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अनुवाद कार्य के पीछे उनके निहित उद्देश्यों पर प्रकाश डाला है। उनके अनुसार मनुस्मृति के अंग्रेजी अनुवाद का प्रमुख हेतु ईस्ट इंडिया कंपनी के शासकों द्वारा हिंदू उत्तराधिकार संबंधी न्याय व्यवस्था में आ रही व्यावहारिक कठिनाइयों पर पार पाना था, यानी उनसे बचना था। कुछ प्राच्यविद ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की भावना से भी प्रेरित थे। मैक्स मूलर के बारे में भी यही मान्यता थी कि वह प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथों के भारतीय धर्म की खामियों को ढूंढना चाहता था। R.S. शर्मा ने इस बाबत लिखा है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह ने ब्रिटिश शासकों की आंखें खोल दी। उन्हें महसूस हो गया कि जिन विदेशी लोगों पर उन्होंने शासन करना है उनके रीति रिवाजों सामाजिक व्यवस्थाओं का उन्हें गहन ज्ञान प्राप्त होना होगा। इसी तरह क्रिश्चियन मिशनों के धर्म प्रचारकों ने भी हिंदू धर्म की दुर्बलता को जानना आवश्यक समझा ताकि वे धर्म परिवर्तन करा सकें और उसके द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य को मजबूत बना सकें।
मामूली सी बात है, जब किसी को हराना होता है तो उसकी दबती नस दबानी पड़ती है। यानी जैसे हमारे धर्म ग्रंथों में या कहीं ना कहीं आज की विचारधारा देखते हुए कुछ खामियां देखने को मिलती हैं, तो उन्होंने वही खामियां देखने का प्रयास किया जिस कारण वो जैसे धर्म परिवर्तन करा सकें, लोगों को बहला फुसला सकें। इसलिए उन्होंने कहा, ये भी कारण माना जाता है कि उन्होंने हमारे धर्म ग्रंथों में लेना रुचि कर दी, पढ़ने में रुचि ली। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उक्त मैक्स मूलर के संपादकत्व में विशाल मात्रा में प्राचीन धर्म ग्रंथों का अनुवाद किया गया। मोनियर विलियम्स ने अपने संस्कृत अंग्रेजी शब्दकोश की भूमिका में लिखा है कि बोडेन द्वारा स्थापित ट्रस्ट के माध्यम से संस्कृत ग्रंथों का जो अनुवाद कार्य हो रहा है वह भारतीयों को ईसाई बनाने में प्रकारांतर में सहायक सिद्ध होगा। इसी प्रकार बोर्ड ने पीठ पर नियुक्त होने वाली विद्वान विल्सन द्वारा सर्जित ग्रंथ रिलीजन एंड फिलोसफिकल सिस्टम ऑफ द हिंदूज का एक उद्देश्य हिंदू धर्म दर्शन के दोषों को उद्घाटित यानी दिखाना, उजागर करना कर ईसाई धर्म के प्रसार का मार्ग प्रशस्त करना था। मार्ग प्रशस्त करना है मतलब आगे का रास्ता निकालना या दिखाना था। आगे पढ़ेंगे। प्राच्यविदों द्वारा इतिहास को अपनाए जाने वाले उक्त दृष्टिकोण के बावजूद उनके प्रयास अप्रत्यक्ष रूप से ही सही भारतीय इतिहास के लिए किसी न किसी रूप में लाभप्रद भी ही सिद्ध हुए। इन प्राच्यविदों के कृतित्व का ही भारतीय समाज एवं चिंतन पर गहरा प्रभाव पड़ा। सकारात्मक दृष्टि से देखें तो 19वीं शताब्दी के अनेक भारतीय धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन किसी न किसी रूप से प्राच्यविदों के कृतित्व से प्रभावित थे। ये भूले ही मात्र सहयोग क्यों ना हो, परंतु इसी समय आर्य समाज द्वारा वैदिक संस्कृति को भारतीय परंपरा का मूल मानने पर जोर दिया गया। भारतीय नहीं, यूरोपीय चिंतन के भी कुछ प्राच्यविदों के कृतित्व से प्रभावित थे। इस यूरोपीय साहित्य के रोमांटिक आंदोलन से लेकर 19वीं शताब्दी में यूरोप के नक्सलवादी सिद्धांत तक विविध आंदोलनों में देखा जा सकता है। कुछ यूरोपीय विद्वानों ने संस्कृत और यूनानी भाषा की समानता को देखते हुए आर्य भाषा और जाति की परिकल्पना की और भारत की आर्य संस्कृति तथा यूरोप की यूनानी संस्कृति को परस्पर संबंध करने का प्रयास किया। इस प्रक्रिया में जो विचार उभरे उन्होंने आगे चलकर ब्रिटिश साम्राज्य के शासक वर्ग तथा भारत के शासित उच्च वर्गों के बीच एक बंधुत्व की भावना को अंकुरित किया, जिसका राजनीतिक कारणों से स्वागत भी हुआ। आगे पढ़ेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राच्यविदों का इतिहास उपागम या दृष्टिकोण भले ही ईसाई धर्म के प्रचार की भावना एवं अन्य कारणों से प्रभावित रहा हो, परंतु उन्होंने प्राचीन भारतीय वाङ्मय की ओर न केवल यूरोपीय विद्वत जगत अपितु पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त भारतीय मनीषियों का भी ध्यान आकृष्ट करने का एक सराहनीय कार्य किया था। सर विलियम जोन्स, मैक्स मूलर, H.T. कोलब्रुक, H.H. विल्सन, रॉथ बोथलिंग एवं मोनियर विलियम्स जैसे प्राच्यविदों ने निसंदेह प्राचीन भारतीय वाङ्मय का अन्वेषण एवं अनुवाद कार्य संपन्न कर आगामी भारतीय इतिहास लेखन एवं अनुसंधान हेतु प्रचुर मात्रा में आधार सामग्री उपलब्ध कराने का श्लाघ कार्य संपन्न किया। श्लाघ यानी अच्छा कार्य किया। इस तारतम्य संदर्भ में प्रोफेसर लोटू सिंह गौतम का यह कथन उल्लेखनीय है कि पाश्चात्य विद्वानों की सहकारिता से इतिहास शास्त्रीय विधान में महत्वपूर्ण कार्य हुआ। यह सत्य है कि पश्चिमी विद्वानों ने प्रथमतः पद पर गलतियां की, किंतु प्रधानता उन्हीं के प्रोत्साहन से अनेक देशी विद्वान इस क्षेत्र में आ उतरे। इन्हीं के परिश्रम से भारतीय इतिहास में इतिहासत्व आया। जो लोग पहले भारतीयों के प्राचीन पुरुषों को असभ्य शेष अवस्था में मानते थे, वे भी ऐतिहासिक तथ्य के आगे नतमस्तक है। अतः अनुकूलन दृष्टिकोण से देखने पर प्राच्यविदों का भारतीय इतिहास में संबंधित प्रयास निसंदेह कई दृष्टियों से लाभकारी रहा। तो आज हम लोगों ने पढ़ा कि इतिहास का प्राच्यवादी संस्कृत विशारद उपागम्य दृष्टिकोण क्या है। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं राष्ट्रवादी दृष्टिकोण, मार्क्सवादी दृष्टिकोण, साम्राज्यवादी दृष्टिकोण। ये सारे जितनी भी क्वेश्चन है सारे महत्वपूर्ण है, परीक्षा में कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। जिस किसी को इस वीडियो की आवश्यकता हो उसको इसकी लिंक शेयर करें। धन्यवाद।